जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़ लें और अपने आसपास हिसार बांध लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आपको डर न लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, उम्मीद है आप और आपकी टीम सब ठीक होंगे। सबको मेरी तरफ से दुआएं, सलाम, दुआ और आपकी हॉरर स्टोरीज फैमिली को भी मेरी दुआ है आपका इसी तरह कायम दायम। स्पेशल आपकी टीम मेंबर, आपकी सिस्टर को भी मेरी तरफ से स्पेशल दुआएं देना कि वो भी आपके साथ बहुत मेहनत करती है। मेरा नाम शाहिद इकबाल खटक है। मेरा ताल्लुक केपी के डिस्ट्रिक्ट करक लतंबर से है और 20 साल से दुबई में जॉब कर रहा हूँ। मेरी स्टोरी बहुत पुरानी है। जब मैं छोटा था मोबाइल का ज़माना नहीं था। चलो अब चलते हैं कहानी की तरफ। मैं और मेरा छोटा भाई 100 साल पुरानी कब्रिस्तान में जिन्नात का आमना सामना और तूफानी बारिश और पैदल सफ़र। शाम का वक्त था। मेरी वालदा ने, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे और छोटे भाई को मामू के घर भेजा। मामू के घर जाओ और मामू को बताओ कि कल सुबह मैं भी उनके साथ हॉस्पिटल सिटी में जाऊंगी। हमारा घर और मामू का घर करीबन आधा घंटे का पैदल रास्ता था। मौसम भी खराब था, काफी बादल थे। वालदा ने एक टॉर्च और छतरी भी दे दी। मैं और मेरा छोटा भाई दोनों निकल गए तो हम लोग थोड़ी ही दूर गए थे। जब कब्रिस्तान तक पहुंचे तो बहुत तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई। मैंने भाई को बोला कि इधर जो बड़ा सा दरख्त है पुराना, इसके नीचे पनाह लेते हैं। जब बारिश थम जाएगी तो हम फिर चले जाएंगे। जैसे हम उसकी तरफ बढ़े, बारिश ने बहुत जोर पकड़ लिया। हम छतरी खोलते हैं, इतनी तेज हवा थी कि छतरी भी टूट गई और हवा ने फेंक दिया। भाई ने चचा की तरफ 2-3 कदम पीछे लिए तो उसको एक बंदा नजर आया, तो डर की वजह से वो छतरी छोड़ के मेरी तरफ आ गया कि वहां कोई है। मैंने कहा नहीं, इस टाइम कौन हो सकता है, इतना तेज बारिश, क्योंकि वो बहुत वीरान रास्ता था। मैंने उसको तसल्ली दी क्योंकि मैं सोच रहा था कि वो डर न जाए। जब मैंने पीछे देखा, वाकई बंदा आ रहा था हमारी तरफ। उसका तकरीबन 3-4 फीट कद होगा, जो हमारी तरफ नजदीक आ रहा था। तो वो आहिस्ता आहिस्ता इतना लंबा हो गया, 8 से 9 फीट का हो गया। मैंने भाई का हाथ पकड़ा और भागने लगा। ये नहीं पता कि कौन सी साइड पर जा रहे हैं, लेकिन भागते जा रहे हैं। थोड़ा आगे जाकर एक और दरख्त के नीचे पनाह लिया। छोटा भाई रोने लगा कि कुछ है वहां, हम बुरी तरह फंस गए। मैं उसको तसल्लियां देता रहा कि कुछ नहीं है, मैं आपके साथ हूं ना। दिल में मैं भी डर रहा था, लेकिन इसको महसूस नहीं करवा रहा था। अभी 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि दरख्त के अंदर से सफेद सी कोई चीज फिर मुझे नजर आ गई। तो भाई को बोला कि बस आप आंखें बंद कर लो और मेरा हाथ पकड़ लो, हम भागेंगे, आपने आगे पीछे नहीं देखना। दरख्त के ऊपर से वही बंदा नीचे की तरफ लटक रहा था। मैंने जब ये देखा तो भाई का हाथ पकड़ा और भागने लगा। अदनान भाई, मैं अभी भी आपको स्टोरी बता रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम दोनों भागते रहे, ये नहीं पता कि किधर जा रहे हैं। और इतनी शदीद तेज बारिश हो रही थी कि कब्रिस्तान में भागना बहुत मुश्किल हो रहा था। गिरते पड़ते, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे थे कि मामू के घर की तरफ पहुंच जाए। इतना पानी आ गया कि कब्रिस्तान के अंदर सुराख बन गए और मेरा एक पांव कब्रिस्तान के सुराख में गिर गया और भाई से मेरा हाथ छूट गया और मेरे पांव में चोट आ गई और छोटा भाई भाग गया आगे की तरफ और मेरा एक पांव कब्र के अंदर फंस गया और शदीद दर्द कर रहा था। इस दौरान एक बंदा यहाँ पर मेरे मामू की शक्ल में आया। उसने हाथ दिया और मुझे कब्र के अंदर से निकाला। मेरे मामू को बोला, मामू छोटा भाई किधर है? इसने सीधे हाथ की तरफ इशारा किया और गायब हो गया। जब ये सीन मैंने देखा, मैं तो अपना दर्द भूल गया और भाई की तरफ इशारा जो किया था वहां भाग निकला। थोड़ी ही दूर जाकर एक कब्र के पास भाई बेहोश पड़ा था। मैंने छोटे भाई को हाथ से पकड़ा और उठाया। आगे जाके एक घर मिला, वहां मैंने बहुत जोर से दरवाजा खटखटाया तो किसी ने दरवाजा खोला। हम घर के अंदर चले गए और इस घर वालों को पूरी कहानी बताई। भाई को होश आया। मैं इसे पूछा कि आपके साथ क्या हुआ था, कि मामू की शक्ल में बंदा आया, इसने मेरा हाथ पकड़ा। आपका बड़ा भाई तो पहुंच गया है घर, आप क्या कर रहे हो, आप भी आ जाओ। मैं इसके साथ चल पड़ा।
थोड़ी देर जाके इसका हाथ और पैर लंबे हो रहे थे। जब मैं ये देखा तो बाकी मुझे नहीं पता, मैं बेहोश हो गया। ये घर वाले हमारी कहानी सुनकर बोल रहे थे कि इधर कब्रिस्तान में जो दरख्त है इनमें जिन्नात है। एक जो बड़ा दरख्त है इसमें नेक जिन है, तो इसने आप लोगों को बचा लिया। और ना ये जो कब्रिस्तान के पिछली साइड पर दरख्त है इसमें भी जिन्नात है, वो बड़े जालिम है। पुराने ज़माने वाले लोग बोल रहे थे कि काफ़ी बंदों को नुकसान पहुंचाया, कुछ नसीब हो जो बच गए। रात को हम इसके घर में रहे, सुबह अपने घर चले गए। घर वाले सब परेशान थे। मामू के घर में कज़न और सारी फैमिली वाले हमें ढूंढ रहे थे, लेकिन हम सुबह चले गए। फिर उनको पूरी स्टोरी सुनाई। मैं उस कब्रिस्तान की कुछ तस्वीर भी आपसे शेयर करूंगा, और उस कब्र की भी जहां मेरा पाँव चला गया था, बारिशों की वजह से उसमें होल हो गए थे। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ एक दोस्त की स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। अदनान भाई, होता ये है कि मेरा दोस्त था एक असद। हम स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे। एक दिन ऐसे ही 2-3 दिन असद मुझे नज़र नहीं आया। इसका घर मेरे घर से 5-10 मिनट पैदल वॉक पर था। मुझे पता चला कि इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हम 3-4 दोस्त इकट्ठे होकर इसका पता करने जाते हैं कि इसके घर जाकर इसको देखते हैं। तब मोबाइल का इतना दौर नहीं था। जिसके पास मोबाइल था भी वो बटनों वाला मोबाइल हुआ करता था। हम उसके घर जाते हैं तो इसकी अम्मी बोलती हैं कि बेटा अंदर आ जाओ। हम इसके घर जाते हैं। इसके कमरे में इसकी अम्मी हमें लेकर जाती। इसके मामू आए हुए थे इस्लामाबाद से। वो तब शायद एटॉमिक एनर्जी में काम करते थे। इसके मामू ने बोला कि आप बैठो, मैं असद को उठाता हूँ। हमें पता नहीं था कि इसके साथ क्या हो गया। भाई हम गए और इसके कमरे में बैठे। इसने जब अपनी आंखें खोली, वो लेटा हुआ था बेड पे। तो जब वो उठा, उसकी आंखें इतनी शदीद किस्म की रेड थीं कि कोई भी देखे तो डर जाए। लेकिन इस वक्त हमें इतना महसूस नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जहन में था ही नहीं कि इसके साथ कुछ ऐसा हो चुका है कि जिससे मतलब हमें बचना चाहिए या हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। 5 मिनट इसके साथ बैठे हैं, बातें की। वो बोले ना, जवाब ना दे। इसकी अम्मी से पूछें कि क्या हुआ है, वो कुछ भी ना बताएं। इसके मामू पास बैठे थे। इतनी देर में वो बोलता है कि यार रूम में स्मेल आ रही है। इसने सबसे पहले बात यही बोली कि मुझे गोश्त की स्मेल आ रही है। तो इसकी अम्मी ने रूम फ्रेशनर की बोतल पकड़ाई है, मुझे स्प्रे रूम में कर दो। अच्छा, मैंने वो स्प्रे किया तो इसकी अम्मी ने बोला कि ये स्प्रे इसको नहीं पकड़ानी। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि क्यों नहीं पकड़ानी। इतनी देर में इसकी अम्मी बाहर गई रूम से पानी वगैरह लेने हमारे लिए। तो इसने मुझे कहा कि यार ये बोतल मुझे देना, तो मैंने इसे दे दी। तो वो 1 सेकंड में स्प्रे फौरन अपने नाक की तरफ लेकर गया और अपने नाक के अंदर स्प्रे करने लगा। फौरन हमने इससे खींच ली। फिर हमें समझ आई कि ये तो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा। इसके पास कोई ऐसी चीज नहीं पड़ी हुई थी कि जिसे वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सके। फिर इसकी अम्मी ने बताया कि ये 2 दिन पहले जब घर आया रात को, तब ये अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा कर रहा था। हमें समझ नहीं आ रही कि इसको क्या मसला हुआ। तो अदनान भाई, इतनी देर में पता नहीं क्या हुआ कि इसको अपने बेड के ऊपर से ही जोर लगा के उठने की कोशिश कर रहा था। इसकी अम्मी ने बोला इसको पकड़ो। 2 ने इसकी टांगे पकड़ ली, 2 ने इसके बाजू पकड़ लिए, लेकिन वो इतनी ताकत के साथ उठ रहा था कि हम आपको बता नहीं सकते। तब हमें समझ आया कि इस पे कुछ ना कुछ हो चुका, ऐसा जो नहीं होना चाहिए था। इसकी अम्मी ने बोला कि कलमा शरीफ का व्रत करो। अब हम सब कलमा शरीफ का व्रत कर रहे थे और वो हमें गुस्से से देख रहा। इसकी आंखें लाल, हमसे वो कंट्रोल भी नहीं हो रहा था। बहुत देर तक हम कलमे का व्रत करते रहे, लेकिन इसकी हालत वैसी की वैसी ही रही। फिर अचानक हमने बोला कि इसको कलमा पढ़ाएं। अच्छा, अब हम इसको जब कलमा पढ़ाने की कोशिश करें, वो आधा कलमा पढ़े और जब आगे से पढ़ने लगे तो फिर हमारी तरफ गुस्से से देखे और आंखें उल्टी करे, जुबान बाहर निकाले। हो सकता है अभी आप वो चीज़ फील ना कर सकते हो
जो उस वक्त हमने फील की थी। इस वक्त हम इतना डर गए थे, उसकी टांगे बाजू छोड़े और हम बाहर भाग गए। अभी हम बाहर भागे हैं तो बाहर वो सहन में खड़े होके हमें देख रहा है। बेड से ऐसे ही उसने गर्दन बाहर निकाली, क्योंकि उनका सहन जो था कमरे के दरवाजे के साथ ही था। तो वो अपने चेहरे पर हाथ फेर के और हम चारों दोस्तों को उंगली दिखा रहा है कि मैं देख लूंगा तुम लोगों को। अल्लाह अल्लाह करके हम वहां से निकले। हम बाहर जाके बैठे और आपस में बात कर रहे थे। आपस में बात की कि है तो हमारा दोस्त, अब क्या करें। असद के अब्बू स्कूल वैन चलाते थे। जो लोग सुन रहे हैं वो जानते होंगे कि सियालकोट में ज़ेदा वाली के नाम से एक दरबार शरीफ है। सब ने बोला कि इसको वहां ले जाएं। तो इस टाइम रात थी, उसको सुबह लेकर जाना था। तो उसके अब्बू बोलते हैं कि इसको सुबह लेकर जाएंगे, गाड़ी में डीजल डलवाना है, तो चलो डीजल डलवाने चलते हैं। तो इतनी देर में असद की अम्मी की आवाज़ आई कि असद को भी साथ ले जाओ, क्योंकि घर में वो अकेला था और इसकी अम्मी थी। तो इनको ये था कि ये अपने आप के साथ कुछ गलत ना कर ले, मुझसे हैंडल नहीं होगा। अच्छा, जब हम इसको घर से बाहर लेकर आए तो वो हमारे साथ बिल्कुल नॉर्मल हो गया, हमारे साथ बातें कर रहा है। वो कह रहा है क्या हुआ, मुझे कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ, ऐसी बातें कर रहा है। इतनी देर में उसके अब्बू डीजल डलवा कर आए तो इन्होंने गाड़ी पेट्रोल पंप से वापस ली और असद की तबीयत फिर खराब हो गई। इसको हमने पकड़ा। यकीन करें, इस वक्त गाड़ी में फुल अंधेरा और रोड पर भी फुल सन्नाटा, रोड के आसपास कुछ भी नहीं। उसने ऊंचा ऊंचा हंसना शुरू कर दिया। हम सब लोग ने फिर भी कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। इस दफा असद की आवाज थोड़ी भारी हो गई और वो हमें कहता है, तुम क्या समझते हो, मेरे साथ तुमने जो किया मैं भूल जाऊंगा। फिर इसने मुंह पे हाथ फेरा और सबको उंगली दिखाते हुए पता नहीं अपने मुंह में क्या पड़ा, और पढ़ के वो फूंक उसने अपने हाथ पे मारा और फिर हमारी तरफ ऐसे फेंकने लग पड़ा, हमारी जान निकल गई। अभी वो हम पर हमला करने की कोशिश में था। वो सीट के ऊपर से गुजरता हुआ हमारे पास आया। एक सीट पे मैं और मेरा दोस्त थे, इसके साथ एक सीट पे मेरा दूसरा दोस्त था और एक पीछे बैठा हुआ था। जो पीछे बैठा हुआ था वो सीट के नीचे घुस गया। अभी उसके अब्बू देख ही रहे हैं शीशे में से कि ये सब वो कह रहे थे कि बस घर आने वाला, हम घर पहुंच जाते हैं। अदनान भाई लास्ट वाली सीट पे जो लड़का बैठा था, इसको उसने बाहर खींचा। इतनी जोर से खींचा, हमने देखा कि ये तो उसको मार देगा। तो हमने इसको दोनों बाजू से, दोनों टांगों से सीट के साथ लगा के बड़ी मुश्किल से पकड़ के रखा। अल्लाह अल्लाह करते घर पहुंचे। इसको अंदर लेकर गए। वो चीखे मारे, चिल्लाए, आंखें लाल, चेहरा लाल, हाथ पांव इतने ताकतवर, हमें पता ना चले कि इसके साथ ही सब कुछ हुआ कैसे। रात को इसको लेकर जब घर गए तो जाते ही इसने बोला कि मैंने ब्रेड खानी। भाई इसकी अम्मी ने इसको ब्रेड पे बटर लगाकर और साथ में जैम दे दी। साथ में नाइफ था। अभी किसी के जहन में भी नहीं आ रहा था कि ये नाइफ है। इसने ब्रेड छोड़ी और 1 सेकंड में इसने अपनी कलाई काट ली। उफ खुदा, इतना खून निकलने लगा। अदनान भाई इसकी कलाई काटने में वो हंसने लग पड़ा। वो हंसता रहा ऊंची ऊंची आवाज में। आपको बता रहा हूं, यकीन करें मेरा गला खुश्क हो रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। अच्छा, अभी असद ने ये जब हरकत की तो बहुत खून निकलने लग गया और जब ज्यादा खून निकल गया तो वो बेहोश हो गया। डॉक्टर को बुलाया, इसने इसके स्टिचेस वगैरह लगाए, पट्टी वगैरह की, वो बेहोश रहा। अच्छा, हम भी उस वक्त तक बहुत खौफजदा थे, डर गए थे बहुत ज्यादा कि ये क्या सीन है, ये अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचाने की कोशिश कर रहा। मैं घर चला जाता हूँ और बाकी दोस्त भी जो थे 2-3 वो भी घर चले जाते हैं। अब हमने ये प्लान किया कि नेक्स्ट टाइम हम इसके पास इधर नहीं आएंगे, क्योंकि जो चीज़ इसके अंदर है वो हम पे हावी हो सकती है। हमने ये प्लान किया और हम अपने अपने घर चले गए। हमारा घर 5 मिनट की वॉक पे था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अभी हमें घर आए हुए कुछ देर ही हुई थी तो हमारा दरवाज़ा नॉक हुआ। मेरा बड़ा भाई गया तो इसने पूछा कौन है, तो बाहर असद के अब्बू थे। इसने आके मुझे बताया कि वो असद के अब्बू आए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। मैं गया, मैंने कहा जी। तो इन्होंने कहा कि बेटा अपने दोस्त जो भी हैं उनको बुलाओ, असद को ढूंढने जाना। मैंने कहा ढूंढने जाना, क्या मतलब? वो तो सो रहा था ना, बेहोश था,
खैर करते क्या ना करते, फिर हम इसको ढूंढने के लिए निकल गए। आपको मैं बताता चलूं कि हम असर से मगरिब तक एक ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे। तो इसके सामने कब्रिस्तान था और कब्रिस्तान में जो रास्ता था इसको क्रॉस करके जब हम सीधा चले जाते थे तो आगे ईदगाह थी। वो काफ़ी बड़ी ईदगाह थी। इधर सिर्फ ईद की नमाज पढ़ी जाती थी, इसके अलावा पूरा साल वो बंद रहती थी। तो अच्छा, अब हम उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े। हमारा गांव काफ़ी बड़ा है, इसको हम गांव में ढूंढते रहे, कभी कहीं जाएं, फिर इसके अब्बू कहते हैं इस तरफ भी जाते हैं। मैंने कहा कि उस तरफ इसका क्या काम, वहां तो कब्रिस्तान है। लेकिन हमें इनकी बात माननी पड़ी। हम इसको ढूंढने के लिए इस तरफ चल पड़े। जैसे ही हम अपनी क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचे, हम देखते हैं कि सामने ईदगाह है। ईदगाह में कोई घूम रहा है। हम कब्रिस्तान के अंदर से होते हुए ईदगाह के पास जाते हैं तो हमें लगता है कि असद इधर ही है, लेकिन इसका चेहरा दूसरी तरफ था। हम पीछे से आ रहे हैं। आपको बताते चलूं कि उस ईदगाह में बहुत ज्यादा सफेदे के दरख्त थे और उसके पत्ते जब सूख के नीचे गिर जाते हैं तो उन पर चलने से आवाज बहुत ज्यादा आती है। जब उसने हमारी आवाज सुनी है तो उसने एकदम पीछे देखा। यकीन कीजिए वो कुछ खा रहा था। जब हमने पास जाकर देखा, इससे पूछा असद क्या खा रहे हो? अदनान हुई, पता नहीं कोई जानवर था, क्या चीज थी, बिल्ली थी, कुछ समझ नहीं आई। ना ही हमने इसको उठा के देखा कि ये क्या खा रहा। वो कच्चा गोश्त खा रहा था। इसके मुंह पे खून लगा हुआ था और इसका चेहरा बहुत ही खौफनाक बना हुआ था। हम इसको जबरदस्ती पकड़ के उसके घर ले आए। हर चीज कमरे से बाहर निकाल के इसको कमरे में बंद किया और इंजेक्शन लगवाया, डॉक्टर को बुलवा के नींद का। अब सुबह हमने इसे लेकर जाना था। सुबह 9-10 बजे का टाइम था। हम इसको लेकर उधर निकले। तो जैसे ही हम उसके हदूद में पहुंचे, जो दरबार या आस्ताना जो भी कह लें, तो वो बिल्कुल नॉर्मल होके हमारे साथ बातें करने लग पड़ा। जब हम दरबार पे पहुंचे हैं, वहाँ के जो पीर साहब हैं उसे देखते ही कहते हैं कि आपका बच्चा 2-3 दिन से ठीक नहीं है। इसके अब्बू कहते हैं कि जी ऐसा ही है। इन्होंने जब अपने पढ़ाई की तो उस पे तो जो चीज़ उसके अंदर थी वो पूरी ताकत के साथ बाहर आई है। वो फिर पीर साहब से बातें करने लग पड़ा कि हाँ, इसने मुझे तंग किया है, ये हमारे पास आया था, इसने हमें तंग किया, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उनकी जो पढ़ाई थी, अल्लाह का कलाम इन्होंने पढ़ा, तो उस वक्त इसने थोड़ा सा शोर किया। हमने इसे पकड़ के रखा। कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल हो गया। फिर हम वापस आए तो रास्ते में जब हम इसकी हदूद से बाहर निकले तो फिर हमसे अपनी आंखें चुराने लग पड़ा। जो सियालकोट से हैं वो जानते हैं कि उधर एक मशहूर आइसक्रीम पॉइंट है कैंट में। हम इसके पास आए हैं तो वो अपने अब्बू से कहता है कि मेरे दोस्त हैं, इनको आइसक्रीम खिलाओ। हमने कहा कि ठीक हो गया। अल्लाह की मर्जी और अल्लाह की रहमत के साथ उधर एक दफ़ा जाने से वो ठीक हो गया। लेकिन पीर साहब ने बाद में इसके अब्बू को बताया कि जो इसके अब्बू ने हमें बताया कि ये रात को जब इधर क्रिकेट खेलने गया था, सब लड़के चले गए थे, ये अकेला उस जगह पर गया कब्रिस्तान के अंदर से जहाँ पे ये गोश्त खा रहा था ईदगाह में। उस जगह पे कुछ ऐसा था क्योंकि वो सारा साल जगह बंद रहती थी। उधर कुछ चीज़ें थीं, कुछ कोई मखलूक थी ऐसी जिसको इसने डिस्टर्ब किया था और वो इसको तंग करने फिर इसके अंदर आ गई थी। तो ये स्टोरी थी। अगर आपको मुनासिब लगे तो अपने चैनल पर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वेदान भाई, कैसे हैं आप? मेरा नाम अली हमजा है और मैं लाहौर से हूँ। ये कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ लाहौर की है। ये वाक़या तकरीबन 1 साल पहले पेश आया था। हम दोस्त अक्सर रात को वॉकिंग के लिए बाहर जाते थे, लेकिन ज़्यादातर साइकिलिंग के लिए जाते थे। इससे बंदा ज़रा फिट रहता है। पहले तो नॉर्मली हम इस तरह बैठे थे, फिर हमने यूट्यूब वगैरह पर देखा तो हमें भी साइकिलिंग का शौक़ हो गया। तो हमने सोचा साइकिल ले लेते हैं, मिलकर साइकिलिंग किया करेंगे। हम अक्सर रात को साइकिलिंग के लिए जाते थे। एक दिन हम साइकिलिंग के लिए निकले। ये हफ्ते की रात थी। मैं देर से आया क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं गया हुआ था। जब मैं घर पहुंचा तो रात के 11-12 बजे थे और मेरे दोस्त कह रहे थे कि आज हम भी नहीं गए।
मेरा दिल था कि मैं कर लूं क्योंकि मेरी एक्सरसाइज की रूटीन बनी हुई थी। मैंने फैसला किया कि मैं एक चक्कर लगा कर आता हूँ। मैं अपनी साइकिल ली और जैसे ही बाहर निकला, वो वक्त तकरीबन रात के 12-1 बजे का था। 1:25 में अपने मोहल्ले की गली में साइकिल चला रहा था, जैसे कि मेरी आम रूटीन होता था। मैंने सोचा कि चलो थोड़ी दूर चलते हैं, हम सोसाइटी से थोड़ा आगे जाएं। तो ये तकरीबन 1 किलोमीटर भी नहीं है। आगे एक पुल है, तो मैंने कहा कि चलो सीधा चलते हैं और मैं पुल के आखिर तक जाऊंगा, वहां से सर्विस रोड की तरफ से और फिर पुल के ऊपर से वापस आ जाऊंगा। 1:53 जहां पर पुल खत्म होता है, वहां से तकरीबन 300-400 मीटर आगे हमारी सोसाइटी का फ्रंट गेट है। तो मैंने कहा चलो पुल से वापस आकर फिर मैं सीधा सोसाइटी की तरफ चला जाऊंगा। तो उस दिन भी मैं मामूल के मुताबिक जा रहा था, तकरीबन सर्विस रोड के साथ पुल के करीब से जा रहा था, क्योंकि मुझे आगे ब्रिज के ऊपर से वापस आना था। तो मैं रूटीन की तरह ही जा रहा था। वहाँ रश नहीं था, सर्विस रोड, दुकानें वगैरह बंद थी। वहाँ सड़क पर भी रश नहीं था, सिर्फ इक्का दुक्का गाड़ी सड़क पर आ रही थी। लेकिन जब मैं जा रहा था तो कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। आधी रात को इलाका सुनसान हो जाता था। मैं पुल पर चढ़ रहा था। मैंने सोचा कि मैं साइकिल को थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर से चलाऊंगा, इससे एक्सरसाइज बेहतर होगी। मैं पुल पर चढ़ रहा था और साइकिल को ज़ोर से चला रहा था। जब मैं सड़क के बीच में पहुंचा, तो जिस साइड से मैं जा रहा था, मैंने देखा कि इसी साइड पर एक आदमी सड़क के किनारे खड़ा है। मैंने सोचा कि ये कोई और होगा। मैं अपने ध्यान में था, हैंड फ्री मैंने लगाई हुई थी और सॉन्ग सुन रहा था। तो मैंने सोचा कि ये एक आम शख्स है। यकीन करें, जब मैं पुल के बीच में पहुंचा जहां से ढलवान शुरू होती है और सड़क वहां से नीचे की तरफ जाती है, तब यकीन करें उस आदमी ने मेरी तरफ देखा। और मैं आपको क्या बताऊं, उस आदमी का एक तरफ का चेहरा जला हुआ था और उसके दांत ऐसे थे जैसे उसने खून पिया। यकीन करें, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसी चीज देखी थी और मैं डर गया। साइकिल पर पैडल मारने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। यकीन करें, मैं ऐसे हो गया जैसे कि मेरे जिस्म में जान ही नहीं थी। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं बस इस तरह इसकी तरफ जा रहा हूं तो उसने मुझे पकड़ लेना, या जो भी मामलात हैं। उसको देखने के बाद मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया और जैसे ही ये हुआ, मैं पुल के बीच में जा रहा था और साइकिल खुद ही चल रही थी आराम आराम से। मुझे पैडल मारने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं तेजी से यहाँ से निकल सकूं। वो मुझे देख रहा था और वो हंस रहा था। मेरा मतलब है, वो ऐसे हंस रहा था कि इसका चेहरा खौफनाक था, लेकिन फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि वो हंस रहा है। आप यकीन करें, मैं उसके करीब पहुंचा और खुदा का शुक्र अदा किया। जहां वो खड़ा था वहां से ढलवान शुरू हो गई। मैं बहुत डर गया था। जैसे ही ढलवान शुरू हुई, साइकिल की रफ्तार खुद ब खुद तेज हो गई। यकीन करें, मैं सोसाइटी के गेट तक गया हूँ। मैंने गार्ड को कुछ नहीं बताया, मैं अंदर चला गया। घर जाकर मुझे बुखार हो गया और वो आदमी, यकीन करें, मेरे दिमाग से 3-4 हफ्ते तक नहीं निकला। ये मेरी जिंदगी का वाकया था। उम्मीद करता हूँ आप अपने चैनल पर लाजमी अपलोड करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वेदान भाई, मैं आपका यूट्यूब का फॉलोअर हूँ और आपकी कहानियाँ सुनता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना भी एक वाकया आपसे शेयर करूँ जो मेरे साथ पेश आया। मैं अपना नाम शेयर नहीं कर सकता। अगर मेरा कोई जानने वाला भी आपकी स्टोरी सुनता हो या आपके चैनल को देखता हो तो वो मुझे ना पहचान सके, तो मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। ये कोई 10-12 साल पुरानी बात है। मैं उस वक्त पाकिस्तान में था, अब मैं सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ। मैं उस वक्त स्कूल का तालिब इल्म था और दोस्तों के साथ घूमता रहता था। हम दोस्त रोजाना कहीं ना कहीं जाकर सिगरेट पीते, घर वालों से छुप कर। उस वक्त हमें घर वालों से 50-100 रुपए मिलते थे। हम जाकर उन पैसों से कोल्ड ड्रिंक और सिगरेट खरीद लेते थे। हमारा ये रोज का मामूल था। मेरे दोस्त आते थे और मुझे साथ लेकर चले जाते थे कि आओ चलें, दोबारा वापस भी छोड़ जाते थे। तो उस दिन हमें थोड़ी देर हो गई और हम वापस आ रहे थे कि अचानक हमारी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम स्टूडेंट थे, जो डेली खर्चा मिलता था वो हम यूज कर लेते थे। तो जेब में पैसे भी नहीं थे कि पेट्रोल डलवा लेते।
मेरे दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हें थोड़ा पहले ही उतार दूंगा, तो तुम गली से शॉर्टकट लेकर घर चले जाना, ताकि मैं भी बाइक लेकर जल्दी से वापस घर पहुंच सकूं। मैंने कहा ठीक है। वो दिन पहले ही काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने कहा कि चलो ठीक है। मेरी उम्र उस टाइम 15-16 साल थी। तो मैं उतर कर उस सुनसान गली में दाखिल हो गया, जो कि हमेशा वीरान रहती थी। वहाँ ना तो कोई रोशनी थी और ना कोई घर, बस एक सुनसान मैदान। वहाँ काफ़ी अंधेरा था, तो मुझे डर भी लग रहा था। तो मैंने सोचा कि घर तो जाना ही है, अगर कोई और रास्ता लेता हूँ तो वो काफ़ी लंबा पड़ता है और मुझे पैदल घूम कर आना पड़ता। तो मैंने दिल में कहा कि जल्दी जल्दी से इस रास्ते से गुजरकर घर पहुंच जाऊंगा। गली में दाखिल हुआ तो मैंने एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। पहले मुझे लगा कि शायद वो किसी घर से आ रही होगी, लेकिन जब मैं आगे बढ़ा तो वो आवाज़ तेज़ होती गई और मुझे महसूस हुआ वो आवाज़ बिल्कुल मेरे करीब से आ रही है। आवाज़ सुनकर मैं बहुत डर गया। जब वो आवाज़ मज़ीद तेज़ हो गई तो मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा। मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। जैसे ही मैं उस मकाम पर पहुंचा, वो बच्चे के रोने की आवाज़ अचानक बिल्ली की चीख में बदल गई। वो आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बिल्ली माइक पर स्पीकर में चीख रही हो। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और जैसे ही थोड़ा आगे गया तो कुत्ते भी भौंकने लगे। खैर, मैंने आयतल कुर्सी का वर्ड शुरू कर दिया और जल्दी जल्दी घर की तरफ कदम बढ़ाने लगा। अल्लाह का शुक्र है कि मैं सही सलामत घर पहुंचा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। घर पहुंचकर मैंने अपने घर वालों को सारी बात बताई। इन्होंने मुझे कहा कि रात को इस तरह इधर उधर मत घूमा करो। मैंने उस बात को दिल में बिठा लिया और फिर कभी रात को उस रास्ते पर नहीं गया। कुछ वक्त बाद मेरी भाई के साथ उसी रास्ते पर वाक़या हुआ। तो ये कहानी मैं आपको अपने भाई की ज़ुबानी सुनाता हूँ। मेरे भाई की भी यही आदत है कि वो लेट आते हैं, अपने दोस्तों के साथ होते हैं रात को। तो उस दिन वो भी पैदल आ रहे थे। किसी वजह से, अल्लाह बेहतर जाने क्यों, मैं गली से गुजर रहा था जो इस ग्राउंड से आ रहे थे, जो गली के साथ था। गली में भी अंधेरा था और इस ग्राउंड में भी। और इस ग्राउंड में सिर्फ एक आम का दरख्त था जो बिल्कुल सूखा हुआ था। मैंने आज तक उस पे कोई पत्ता नहीं देखा। तो कहता है कि मैं इस दरख्त के पास से आ रहा था क्योंकि वो शॉर्टकट था, ताकि मैं जल्दी घर पहुंच सकूं। तो वो कहने लगा, मैंने वहां पर एक छोटी हाइट की औरत है, इसने काला लिबास पहना हुआ और वो उस दरख्त की तरफ मुंह करके रो रही है। वो औरत दरख्त के नीचे बैठी हुई थी। इसकी हाइट 2 से 3 फीट थी। मुझे रोने की आवाज आ रही थी। तो वो कहता है कि मैंने हमदर्दाना तौर पर इससे पूछने का इरादा किया, ये क्या मसला है। तो मैं इसके करीब जाने लगा। जैसे ही मेरा भाई इसके करीब पहुंचा, वो औरत अचानक 2 बिल्लियों में बदल गई। तो मेरा भाई कहता है कि ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया कि अभी तो यहाँ पर एक औरत थी जो रो रही थी, तब ये बिल्लियां कहाँ से आ गई हैं। और वहां से भागकर घर आ गया और मैंने तौबा कर ली कि दोबारा कभी इस साइड पर नहीं जाऊंगा। तो ये थी हमारी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर अपने चैनल पर अपलोड कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, कैसे हैं आप? मेरा नाम नबील अली पाटन है। मेरा नाम नबील अली पाटन बेसिकली राजस्थान के एक सिटी का नाम है। हम वहाँ से बिलोंग करते हैं। खैर, मैं आज आपको अपने घर का एक वाक़या बताता हूँ। मेरी दादी का घर कुरंगी नंबर 2.5 पर है। ये घर हमने 2008 में लिया था। लेने से पहले मेरे चाचू को इस बारे में कोई मालूमात नहीं थी। खैर, जब उस घर में रिहाइश की गई काफ़ी टाइम तक तो सब मामला ठीक रहे, लेकिन कुछ टाइम बाद चाचू को बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से 2 चाचू वापस महमूदाबाद शिफ्ट हो गए और 2 चाचू की फैमिलीज ने वहाँ रिहाइश कंटिन्यू की। मेरी दादी बहुत इबादत गुजार थी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कई मामलात का सामना किया था। इसकी वजह से वो कभी किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से नहीं डरती थी। ऐसे ही काफ़ी टाइम तक चलता रहा, लेकिन फिर उस तरीके से कि जो घर में मखलूक मौजूद थी वो बहुत एहसास दिलाने लगी। कभी ऊपर वाले पोर्शन से आवाज़ देती तो कभी दरवाजे खोलती बंद करती। दादी हमारी डरती नहीं थी,
वो बस इन मामलात को इग्नोर करती थी। जब लोगों से मालूमात ली गई तो पता चला कि इस घर में एक साथ पूरी फैमिली का मर्डर हुआ था। कोई चोरी वगैरह करने लोग आए थे, वो पूरी फैमिली को खत्म कर गए। लेकिन ये पता नहीं चल सका कि घर में वो फैमिली है या कोई और। लेकिन बाद में मेरे साथ जो वाकया हुआ, उस बात से वाज़ह तौर पर पता चल गया कि उस घर में जो मखलूक है वो लड़की है। वो कुछ ऐसा कि बात 2014 की है, जब मैं अपनी दादी के घर एक रात रुका हुआ था और ऊपर वाले पोर्शन में जो रूम था उस रूम में लेटा हुआ था। रात के 3 बज चुके थे। मैं फोन पर अपनी मंगेतर से बात कर रहा था। जिस रूम में मैं था उसके बाहर एक वॉशरूम था। मुझे एहसास हुआ कि वॉशरूम में कोई नहा रहा है और कोई लेडी है जो नहाते हुए गुनगुना रही है। मेरा ध्यान फोन कॉल पर से हटकर वहां पर ही लग गया। मैं इतना डर गया था कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी उठकर नीचे भाग जाऊं, क्योंकि जो आवाज आ रही थी वो रूम के बाहर वॉशरूम से आ रही थी। मैं बेड पर लेटा लेटा बस दरवाजे की तरफ देख रहा था। अंधेरा बहुत था। वो आवाज में तकरीबन खौफ में लेटे लेटे 15 मिनट तक सुनता रहा। फिर मैंने महसूस किया कि अब जो लेडी है वो वॉशरूम में थी, बाहर सहन में आ गई है। मुझे बकायदा शैडो भी नजर आ रहा है कि सहन में कोई लेडी नहाने के बाद बाल सुखा रही है और वो प्रॉपर गुनगुना रही थी। भाई मैं इतना डर गया था कि मैंने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर ली। रूम का दरवाजा जाली वाला था। फिर मैंने क्या देखा कि वहां लेडी बिल्कुल दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई है। अब मैं प्रॉपर उसको देख रहा था, लेकिन वो सिर्फ ब्लैक शैडो में मुझे नजर आ रही थी। ना तो इसका चेहरा वाज़ेह हो रहा था ना वो खुद, लेकिन ये साफ वाज़ेह हो रहा था कि वो एक जवान लड़की है। बाल खुले थे और टॉवल से अपने बालों को सुखा रही है और कंटिन्यू गुनगुना रही थी। फिर अचानक से दरवाजे को खोले बगैर रूम के अंदर दाखिल हो गई और सीधा मेरी तरफ बढ़ने लगी। बस भाई मैंने जोरदार चीख मारी और सीधा दरवाजे की तरफ भागा। पहले तो दरवाजे में जाकर टकराया, फिर जैसे तैसे दरवाजा खोलकर नीचे चीखता हुआ दादी के पास भागा। घर में शोर शराबे से नीचे चाचू और तमाम फैमिली भी उठ गए। मैं दादी से लिपट गया, बहुत खौफ में था। इर्द गिर्द देखा तो जान में जान आई और जो मेरे साथ हुआ मैंने सबको बता दिया। दादी ने गुस्से में ऊपर जाते ही आवाज दी कि बच्चे को डराती है, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। लेकिन इस रात ऐसा कोई भी मामला दोबारा पेश नहीं आया और फिर वक्फे से वो लड़की अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाती रही। जैसा कि मैंने आपको बताया, दादी रात भर इबादत में मसरूफ रहती थी। वो अक्सर कभी पीछे से गुजर जाती, कभी दादी के सामने से, लेकिन दादी नहीं डरती थी। उल्टा इसको ही कहती थी बाज आजा। मेरी दादी 70+ थी, बीमार भी रहती थी। फिर अस्पताल में कुछ दिन अपना इलाज करवा कर सेट हो जाती थी, लेकिन वो जो मखलूक थी वो अपना एहसास दिलवाती रहती थी और ये समझ लें कि घर वालों ने इसको तस्लीम कर लिया था। दादी को अक्सर कहते हुए सुना कि तेरे हदूद ऊपर तक है, नीचे मत आया कर, बच्चे डर जाते हैं और तू मुझे डराने का सोच रही है तो मैं तुझसे डरने वाली नहीं। खैर ये मामला चलते रहे, मेरे साथ हुए वाकयात 3 साल गुजर गए, लेकिन इस दौरान इस मखलूक ने अपनी मौजूदगी का कुछ ज्यादा एहसास दिलाना शुरू कर दिया। हम लोग कुरंगी नंबर 3 पर रहते थे और दादी का घर कुरंगी नंबर 2.5 पर था, तो अक्सर 2 या 3 घंटों के लिए दादी के पास मिलने चले जाते थे। मैं जब भी दादी के पास जाता था तो कोई ना कोई नई चीज सुनने को मिलती थी कि आज ऐसा किया इसने, कल रात नीचे सहन में घूम रही थी। दादी अक्सर यही बात कहती थी हंसते हुए कि मुझे डराने की कोशिश करती रहती है बस, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। उस रात 3 से 4 बजे हमारे घर चाचू का फोन आया कि जल्दी घर पर आ जाओ, अम्मा रो रही है। बहरहाल मैं अपनी वालदा और वालिद के साथ दादी के घर पहुंचता हूँ तो मैंने देखा कि दादी मेरी वालदा से लिपट गई और रो रही थी और ये कह रही थी इसने मुझे डरा दिया। मेरे सामने आकर बैठ गई थी। वो बहुत भयानक है भाई। इस रात जब मैंने अपनी दादी को डरते हुए देखा तो मैं भी डर गया। फजर हो गई, महमूदाबाद से भी दूसरे चाचू आ गए। हमारा खानदान जमा हो गया। घर बेचने की बातें होने लगी। मेरी दादी की ज्यादा तबीयत खराब रहने लगी।
और एक रात बिल्कुल उसी तरह से दादी का इंतकाल हो गया। तो ये थी मेरी स्टोरी, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार जाकर चैनल तो सब्सक्राइब करो यार, यही तो तुम्हारे भाई की मोटिवेशन है। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें। कर लिया? बेल आइकन भी प्रेस करें। हो गया? लाइक भी कर दो ना यार। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।